पहली बार गरीब के घर आया पूरा राशन। ये कहानी है बंशीपुर गांव की, जहां रमेश अपनी माँ, पत्नी शोभा और छोटी बहन काजल के साथ रहता था। रमेश जितना ही मेहनती और सीधा इंसान था, उसका फायदा लोग अक्सर उठा लिया करते थे। रमेश की माँ की उम्र होने के कारण वो ज्यादातर बीमार रहा करती, जिससे उसकी बहू शोभा को परेशानी हुआ करती। वो हमेशा अपनी सास को सुनाने का मौका ढूंढा करती। ऐसे ही एक दिन, कहाँ से आ रही हो राजकुमारी जी? भाभी, वो अपनी सहेली के साथ बाजार गई थी, अब उसे कुछ लेना था। हाँ, अब यही तो काम रह गया था। घर का काम बोल दो तो मौत आती है, पर घूमने में बड़ा मन लगता है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? बच्ची है वो। हाँ, अब आप तो बोलोगे ही, क्योंकि आपके और आपके बेटे ने इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। बहू तू शांत हो जा, अब से ये ऐसा नहीं करेगी। हाँ भाभी, मैं अब से कहीं नहीं जाऊंगी। शोभा की बात सुनकर काजल और उसकी माँ को बुरा लगता है, पर वो चुप रह जाती है। शाम का समय होता है। रमेश थका हारा खेत से लौट आता है और अपनी माँ के पास बैठ जाता है। क्या हुआ बेटा, आज तूने आने में देर कर दी? लाला जी के खेत में काम ज्यादा था क्या? हाँ माँ, आज तो पूछो मत, बहुत काम था। हरी और सुखिया काम पर नहीं आए थे तो काम रुका हुआ था। तो लाला जी ने भी कहा रमेश के होते हुए हमें चिंता की बात नहीं, क्यों रमेश कर लेगा ना। फिर मैंने कहा हाँ। उसके बाद तो लाला जी ने बहुत तारीफ भी की। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का, इसे तो कोई भी मूर्ख बना जाता है। अरे बहू, मेरा बेटा सीधा है बहुत, इसलिए लोग इसके साथ ऐसा करते हैं। इसमें इस बेचारे की क्या गलती? गलती तो मेरी है जो मैंने आपके बेटे से शादी की। जब से इस घर में आई हूँ कभी भी पूरा राशन घर में आता नहीं देखा। अरे आप लोग गलत समझ रहे, लाला जी बहुत अच्छे, उन्होंने तो खुश होकर मुझे इनाम भी दिया। इनाम की बात सुनकर शोभा की आंखें चमक उठती हैं। मुझे तो पता ही था मेरे पति बहुत होशियार है। अच्छा जी, क्या इनाम दिया, बताओ ना। हाँ भैया, बताओ क्या मिला। अगर ज्यादा पैसे होंगे तो इस बार हमारे घर में राशन पूरा ले आना आप, क्योंकि हमें खाना खाने को दिन में बस 2 बार ही मिल पाता है, वो भी भरपेट नहीं। काजल की बात सुनकर रमेश की आंखें भर आती हैं तो उसकी माँ बात बदल देती है। तू चुप कर, कुछ भी बोलती है। रमेश अपने कुर्ते में हाथ डालता है और 1 रुपए का सिक्का निकालता है। हे राम, क्या करूं, इस आदमी का सत्यानाश हो इनका। भैया, लाला जी ने आपको ये सिक्का दिया है? ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। तो क्या सोने चांदी का दिया है? देखो तो जरा, मामूली सिक्का है। हाँ भैया, ये सिक्का तो मामूली है। अरे इसी सिक्के से लाला जी ने काम शुरू किया था, और देखो आज वो कहाँ है। माँ, लाला जी ने ही बताया कि पहले वो बहुत गरीब थे, इसी सिक्के से उन्होंने अपना काम चालू किया था। वो लाला का बच्चा तो है ही 1 नंबर का झूठा। पूरा गांव जानता है बाप दादा की संपत्ति थी उसके पास जब उसने काम शुरू किया था तब। भैया, लाला जी ने आपको ठग लिया है। देखो जी, कल लाला जी के पास जाकर आज का जो काम किया उसका पूरा पैसा मांग कर ले आना, वरना इस घर में खाना किसी को नहीं मिलेगा। अगले दिन रमेश लाला जी के खेत पर जाता है और मन में सोचता है, अगर लाला जी को बोला तो उनको कहीं बुरा न लग जाए, और अगर नहीं बोला तो शोभा खाना नहीं देगी। मैं और काजल तो भूखे रह सकते हैं, पर माँ कैसे रहेगी, वो तो बीमार भी रहती है। रमेश, ओ रमेश भाई, क्या कर रहा है वहाँ खड़े खड़े, जरा इधर आ। जी लाला जी। रमेश लाला के पास आता है। देख, आज फिर हरी और सुखिया नहीं आए, तो उनका काम आज भी तुझे ही करना है। लाला जी, वो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या, मैं उनके हिस्से का काम कर रहा हूँ तो मुझे उनके हिस्से का पैसा भी तो मिलना चाहिए। लाला जी कुर्सी से उठकर रमेश के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, क्यों रे रमेश, अब तुझको पैसे चाहिए, ज्यादा काम के? हाँ लाला जी, अगर ना दूं तो क्या करेगा? लाला जी, फिर मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा। ठीक है, दूंगा पैसा, लेकिन तब जब तू पूरे खेत का काम करेगा अकेला। लाला जी, अकेले मैं नहीं कर सकता, ये 10 लोगों का काम है। पैसा चाहिए तो कर, वरना निकल। रमेश चुपचाप अकेले सारे खेत का काम करने लगता है और लाला बाकी के लोगों को छुट्टी दे देता है। कड़ी धूप में रमेश काम करता है और जब पानी पीने जाता है तो लाला उसे पानी देने से मना कर देता है। देख भाई रमेश, ये पानी मेरे कुएं का है, ये पिएगा तो पैसे काटूंगा, बता पीना है पानी? रमेश पानी पिए बिना ही काम करने लग जाता है। रमेश काम कर ही रहा होता है कि तभी काजल भागते हुए आती है। भैया, माँ बेहोश हो गई है, भाभी भी घर पर नहीं है, जल्दी चलो। अपनी माँ के बारे में जानकर रमेश काम छोड़कर भागने लगता है। तभी कहाँ जा रहा है तू? काम कौन तेरा बाप करेगा है?
मेरी माँ को मेरी जरूरत है, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाएगा, मेरे खेत को भी तेरी जरूरत है, और वैसे भी तेरी माँ की उम्र हो गई है, वो कल मरे, आज क्या फर्क पड़ता है। रमेश को लाला की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो लाला को धक्का मारकर चला जाता है, जिस पर लाला गुस्से में बोलता है, रमेश तूने ठीक नहीं किया, अब मैं भी देखता हूँ कि इस गांव में तू कैसे रहता है। रमेश और काजल घर जाते हैं। शोभा माँ कैसी है, तुमने वैद्य जी को बुलाया? हाँ, जब मैं आई तो माँ जी बेहोश थी, तब मैंने वैद्य जी को बुलाकर दिखाया। उन्होंने कहा कम खाने और ज्यादा तनाव लेने के कारण चक्कर आ गया था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ लाला जी ने पैसे दिए? रमेश शोभा को सारी बात बताता है, जिस पर शोभा गुस्सा होती और रमेश और काजल को खूब सुनाती है और माफी मांगने को कहती है। रमेश भी लाला जी के पास जाकर माफी मांगता है, लेकिन अब बात लाला जी के सम्मान पर आ गई थी, इसलिए वो धक्के मारकर घर से उसे निकाल देते हैं। रमेश जहाँ भी काम मांगने जाता है, लाला जी के डर से उसे कोई काम नहीं देता। ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं। 2 महीने से उनके घर में किसी ने सही से एक वक्त का खाना नहीं खाया था। देखो क्या हो गया आपके कारण, क्या जरूरत थी लाला जी को धक्का मारने की? हम सबकी हालत के जिम्मेदार आप हो। शोभा की बात सुनकर रमेश की आंखें भर आती हैं और वो घर से निकल जाता है। और बहुत कोशिश के बाद भी जब उसे काम नहीं मिलता तो वो एक नदी के किनारे जान देने जाता है। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो डूब रहा होता है। रमेश तुरंत पानी में कूदकर उसे बचाता है। रमेश कुछ नहीं बोलता और चुपचाप जाने लगता है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? आपने हमारे बच्चे को बचाया, इनाम तो लेते जाओ। नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खुद यहाँ जान देने आया था। आपके बच्चे को बचाकर मुझे जान की कीमत समझ आई। क्या कहा तुमने? तुम जान देने जा रहे थे, पर क्यों? मुझे पूरी बात बताओ। रमेश धन्ना सेठ को पूरी बात बताता है। अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, अब से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। यहाँ पास के गांव में व्यापारी हूँ मैं। रामपुर गांव में किसी से भी पूछ लेना, धन्ना सेठ का घर कोई भी बता देगा। तो कल से आकर मेरे खेत को संभाल लो और ये पैसे रखो एडवांस के रूप में। नहीं साहब, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। अगर लाला जी को पता चला तो वो आपको भी परेशान कर सकते हैं। जिस लाला की बात कर रहे हो वो मेरे लिए ही काम करता है, इसीलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। ये पैसों से राशन लेकर घर जाओ और नया जीवन शुरू करो, और कल से काम पर आ जाना। ये बात सुनकर रमेश खुशी खुशी घर का पूरा राशन लेकर घर जाता है, जिस पर शोभा को लगता है उसने कहीं चोरी की है। हे राम जी, अब यही देखना रह गया था, अब ये आदमी चोरी कराया। अरे भूखा मारकर तुम्हारा पेट नहीं भरा था जो अब जेल में डालने का इंतजाम कराए। शोभा को रमेश सारी बात बताता है। ये जानकर कि रमेश उसके तानों से तंग आकर जान देने गया था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पति से माफी मांगती है और रमेश भी उसे माफ कर देता है। बहुत समय बाद गरीब के घर राशन आता है और इस बार तो पहली बार गरीब के घर पूरा राशन आया था, जिस कारण उस दिन सबने पेट भर खाना खाया। उस दिन के बाद उन्हें तीनों वक्त भरपेट खाना खाने को मिला, क्योंकि अब रमेश को उस सेठ के यहाँ काम करके अच्छी कमाई होने लगी थी। सूरजपुर नाम के गांव में लालचंद राशन की दुकान चलाता था। वो सरकार से मिले राशन में घोटाला करता था और बेचारे सीधे साधे गांव वाले उसे कुछ नहीं कह पाते थे। लालचंद का दोस्त मनोहर शहर में एक किराना स्टोर चलाता था। लालचंद आधे से ज्यादा राशन मनोहर को बेच देता था और मुफ्त के पैसे कमाता था। हाँ मनोहर भाई, लालचंद बोल रहा हूँ। हाँ मैं बस बढ़िया, तू बता। अरे तू चिंता मत कर, सारा राशन आ चुका है। यहाँ गांव वालों को थोड़ा ही बांट दूंगा, बाकी तो खरीद लेना है। ठीक है, अच्छा मैं रखता हूँ, गांव वाले राशन लेने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा ओके। लालचंद जी, राशन ये चावल गेहूं और चीनी दे दो, बड़ी देर हो गई, धूप में खड़े खड़े पांव जल रहे हैं। गेहूं पीछे से नहीं आई है, ये चावल और चीनी ही आए हैं। लाओ थैला आगे करो। लालचंद जी ये तो बहुत कम है, इतने में पूरा महीना कैसे गुजारा होगा? अब मैं थोड़ी खा जाता हूँ, जितना बांटने के लिए मिलेगा उतना ही तो दूंगा। पर लालचंद भैया, यहाँ राशन कार्ड में तो 2 किलो चीनी लिखी है और ये तो सिर्फ आधा किलो ही है। एक तो इन गांव वालों का भला करो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। राशन कार्ड में जो लिखा है उस पर मत देखो, लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो, मेरा इतना दिमाग मत खाओ। गांव वाले बेचारे थोड़ा थोड़ा राशन लेकर घर की ओर लौट जाते हैं। लालचंद सारा राशन शहर भिजवा देता है। मनोहर भी अपने आप में बेईमान था। वो लालचंद से खरीदे सस्ते राशन में ब्रांड के स्टिकर लगाकर अमीर परिवारों को शहर में स्टोर चलाकर लूट रहा था। बहन जी बहुत बढ़िया ब्रांड आया है,
नया सबसे महंगा वाला सरसों का तेल है। हाँ, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, बता रहे। ठीक है, तो फिर दे दो, और 1 किलो चीनी, 5 किलो आटा और बाकी सारा सामान कर देना। महिला सामान खरीद कर चली जाती है। अच्छा उल्लू बनाया है, सस्ते सरसों के तेल को स्टिकर लगाकर ब्रांड बना दिया है। ऐसे ही अमीर ग्राहक रोज आते रहे तो अपनी तो चांदी ही चांदी। दोनों तरफ घोटाला था, राशन गरीब का हो या फिर अमीर का। बेईमान दुकानदार तो सिर्फ अपना मुनाफा ही देखते हैं, इससे भले ही किसी की जान पर क्यों ना आ जाए। गांव में लालचंद मिलावट करके राशन बांट रहा था और उसी राशन को शहर में मनोहर ब्रांड बनाकर बेच रहा था। लालचंद जी, आपने कैसे चावल दिए? इसमें तो कंकड़ ही कंकड़ है। अरे तुम सब गांव वाले तो जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो, हैं? तुम लोग तो ये समझते हो जैसे राशन मैं खुद बनाता हूँ और खुद उगाता हूँ। वो देखो, अभी सुबह ही राशन आया है, बांटने के लिए बोरियां वैसी की वैसी ही रखी हैं। अब यही मैं तुम सबको बांट रहा हूँ। लालचंद बहुत चालाक था। वो पहले ही शहर में बेचने के लिए राशन अलग छुपा कर रख लेता था और कुछ बोरियां गांव वालों को दिखाने के लिए सामने रख लेता था। लालचंद के बेटा बहू शहर में रहते थे। एक दिन लालचंद के बेटे मनोज का फोन आया तो पता चला बेटा बहू दोनों बीमार हैं। आप दोनों ने कुछ ऐसा खाया है जो आपकी तबीयत खराब कर गया है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कौन से तेल से सब्जी बनाई थी या फिर क्या खाया था? मैंने आज नाश्ते में पूरी आलू की सब्जी बनाई थी। मनोज, तुम जो नया तेल लाए थे ब्रांडेड बढ़िया वाला, उसी में ही तली थी। पता नहीं उसके बाद से ही मुझे भी उल्टियां शुरू हो गई और मनोज को भी। बाबूजी, राशन तो मैं मनोहर चाचा की दुकान से ही लेकर आया था। उनके नौकर ने मुझे एक ब्रांडेड बढ़िया तेल दिया था। घबराने की कोई बात नहीं, कभी कभी हमें कोई चीज नुकसान कर जाती है, इसलिए हमें कुछ भी खरीदते समय ध्यान देना चाहिए। बाकी आप दोनों ये दवाई समय पर ले लेना और पानी के साथ लिक्विड चीजें ज्यादा लीजिए, कल तक आराम आ जाएगा। कोई परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। अब मैं चलता हूं। बाबूजी, जब मैं राशन लेने गया था तो मनोहर चाचा दुकान पर नहीं थे। नौकर ने ही मुझे राशन निकाल कर दिया था। उसने ही कहा कि ये ब्रांडेड तेल मनोहर चाचा सब ग्राहकों को देते हैं। मैंने भी खरीद लिया कि शायद बढ़िया होगा। मुझे तो लगता है मनोहर चाचा राशन में मिलावट करके देते हैं। अब मैं उनसे कभी राशन नहीं खरीदूंगा। लालचंद उस दिन मन ही मन बहुत शर्मिंदा था। वो यही सोच रहा था कि आज जो उसके बेटे के साथ हुआ है वो और भी लोगों के साथ तो होता होगा या हो सकता होगा। वो भी तो गांव में राशन में मिलावट करके देता है। लालचंद मनोहर के पास जाता है और पूरी सच्चाई पूछता है। मुझे माफ कर देना लालचंद भाई, मैं उस दिन दुकान पर नहीं था। अगर मैं दुकान पर होता तो मनोज बेटे को ये तेल की बोतल ना देता भाई। तो मैंने दूसरे ग्राहकों को अब मैं तुझे क्या बोलूं, मैं खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं भाई। मनोहर, हम दोनों आज मिलकर प्रण करते हैं, हम राशन में कोई मिलावट करके नहीं बेचेंगे। मैं तो गांव जाते ही अपने आप को बदल दूंगा। जो राशन पीछे से आएगा मैं गांव वालों में बांट दिया करूंगा। मैं अपने आप को बेईमानी के रास्ते से हटाकर ईमानदारी के रास्ते पर लाऊंगा। तुम ठीक कह रहे हो लालचंद, मैं भी आज से अपने आप को बदल लूंगा। जो कल तुम्हारे बेटे के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बच्चों के साथ भी हो, इसलिए मैं भी प्रायश्चित करूंगा, ग्राहकों को बढ़िया राशन दूंगा भाई। उस दिन के बाद से लालचंद गांव वालों को ईमानदारी से राशन बांटने लगा। अब वो राशन बांटने में कोई भी घोटाला नहीं करता था और शहर में भी मनोहर ने अपने आप को सुधार लिया और ग्राहकों को बढ़िया राशन देने लगा।